ओके। बेटा, आपके पेपर 2 के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट्स रहता है। कुछ जगहों पे मैंने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स भी नहीं करवाई। और एक जो है वो बेसिकली दोनों इसी चैप्टर का पार्ट है, विच इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर 2, दैट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मॉडल्स हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इसके स्टेजेस। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट जो आपकी लाइफ साइकिल है, ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए, आपको ख्वाब आया और आपने सुबह उठ के सॉफ्टवेयर बना दिया। ये मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नेक्स्ट डे उठे, अब आपको खाना बनाना है तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने बनाना क्या है। फिर वो खाना बनेगा कैसे। बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उसको बनाना क्या है और बनेगा कैसे ये डिसाइड करना। अब सपोज करो, अगर मैं बिरयानी की बात करता हूँ तो बिरयानी में देर आर मेनी टाइप्स। सिंधी बिरयानी होती है, हैदराबादी बिरयानी होती है, एंड देर आर मेनी मोर। सही है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया बिरयानी, तो आपने कौन सी बिरयानी बनानी है, वो कैसे बनेगी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ये सब चीजें चाहिए आपको। तो इसमें स्टेजेस आ जाती है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपकी टोटल 5 स्टेजेस पे डिपेंडेंट है। बेटा, इसके नोट्स अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो अच्छा है। नहीं भी लिखोगे तो एंड के अंदर जो एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैंने पहले लिखे थे, वो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा। तो स्टेजेस की अगर हम बात करें तो पहली स्टेज होती है एनालिसिस, मतलब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो। जिन्होंने लास्ट 2023 मई जून के अंदर ओ लेवल्स का पेपर दिया है, उन्होंने ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर या उसका 2022 में जिन्होंने पेपर्स दिए हैं, उन्होंने ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ये नए सिलेबस में ओ लेवल्स में थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है। सो बेसिकली एनालिसिस इज कि टू फाइंड आउट कि आप चीजें ढूंढते हो, आप ऑब्जर्व करते हो किसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड लिखने को ज्यादा बेहतर। स्टिल किसी को क्लास में बेटा कहीं पे कोई इश्यूज आए तो यू कैन ओपन योर माइक एंड उसी वक्त पूछ सकते हो। चैट के लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ जाती है। सो काइंडली ट्राई टू यूज माइक्रोफोन। नाउ, आपने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस जो आपका होता है वो होता है दो चीजों की बेसिस पे। मतलब आपके पास सपोज देखो, एक सिंपल सी बात है कि मेरे पास अगर मेरे स्कूल के ओनर्स हैं, उन्हें स्कूल की पूरा एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है। स्टूडेंट्स का, स्टाफ और जो आपके जूनियर स्टाफ होता है, सबके लिए बनाना है एक अटेंडेंस सिस्टम जिसमें वेजेस वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो अगर उन्हें ये सब पता होता कि ये कैसे या क्या बनेगा, तो वो खुद बना लेते। उन्हें नहीं आती है प्रोग्रामिंग वगैरह के, किस कंप्यूटर कैसे काम करता है नहीं आता, जब भी तो वो डेवलपर के पास एक डेवलपर हायर करता है। तो वो डेवलपर के पास आए, उन्होंने डेवलपर को सारी इंफॉर्मेशन पूछी, बताई। तो अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि बंदा सोचता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। मतलब वो मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसी आपको भी बहुत सारी ऐसी चीजें लाइक समझ में मतलब आप इमेजिन करते होगे कि यार ऐसा अगर हो जाता तो क्या बात थी। बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो जब भी आपके पास कोई, मेरा जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट मुझे अपनी नीड बताता है। मैं उसकी नीड को सुनते हुए ये करता हूं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैं एनालाइज करता हूँ। सही। रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद, अब वो रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन प्रॉपर उसकी सुनना पड़ेगा। और आपने एनालाइज कर लिया, अब मतलब रिक्वायरमेंट को आपको पता चल गई कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। ये पूरा चैप्टर जो है ये एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है बेसिकली। तो आफ्टर यू कंक्लूड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, आप डॉक्यूमेंटेशन कर देते हो। कोई मुझे बता सकता है व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड? तो ताकि आपका प्रोग्राम मतलब जैसे कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके क्लाइंट की उसके हिसाब से बने, ताकि अगर जैसे सर कोड बन गया बेसिकली उसके क्लाइंट साथ से कोड। एग्रीमेंट करना। क्लाइंट हाँ से वही। एग्रीमेंट करना, बिल्कुल ठीक बात। यार देखो, सिंपल सी बात है, मैंने मतलब मैं एक प्रोग्राम बनवाना चाह रहा था अबू बकर से। मैंने अबू बकर को कहा मेरे प्रोग्राम में ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। सही। अबू बकर ने कहा सर आपका हो जाएगा, आपके मैं इतने पैसे लूंगा। अब जाहिर सी बात है, जब चीज बनती है ना, तो बनते हुए जाहिर सी बात है आपको भी होता है यार इसमें ऐसे नहीं ऐसे चेंज हो जाता तो और अच्छा लगता, ऐसे नहीं ऐसे चेंज हो जाता और अच्छा। तो उसमें मैंने कहा कि ABCD के बाद जब प्रोग्राम मुझे मिला तो मैंने अबू बकर को कहा मैं आपको पैसे पूरे लूंगा, आपने मुझे ई नीड करके दिया है। तो वो उस वक्त एंड में आप चीजों पे बहस करो, उससे पहले आप पहले डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। हर चीज प्रोफेशनली तरीका होता है। इवन एज अ टीचर हम भी कहीं पे जाते हैं तो हम बात वर्बली बात कि हमें कितनी पे मिलेगी, हम कितना टाइम देंगे, क्या डेज होंगे, जो भी है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आया था, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो हम साइन करते हैं कि हाँ अब इस पे हम चलेंगे। तो आप चीजों को डॉक्यूमेंटेशन कर देते हो। इसमें आ क्या क्या चीजें जाती हैं, जैसे आपका क्या क्या जो भी इनवॉइसेज हैं, डिलीवरी नोट्स हैं, या कोई रिपोर्ट्स हमने बनाई है किसी चीज के बारे में, वो सारी की सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आती है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद एनालिसिस के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशंस और सर्वेज ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एनालिसिस का। अब डिस्कशन में ये आ जाता है कि हम हमारे मैनेजर स्टाफ से बात करेंगे कि कौन क्या चीज बनाएगा, किस पे कैसे काम करेगा, सबसे को टीम्स होती हैं। फिर हम यूजर से भी बात करते हैं। यूजर कौन, जो मेरा क्लाइंट है कि हमारा प्रोग्राम ऐसे ऐसे काम करेगा, उसको मतलब वो चीजें समझ आ रही नहीं आ रही। फिर हम सर्वेस करते हैं। सर्वेस क्यों जरूरी है? सर्वे इसलिए जरूरी होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉपर कंप्लीट डेटा नहीं होता उस प्रॉब्लम का या उस रिक्वायरमेंट का। तो हमें उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, अब हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना, तो हम सर्वेस बना के भेज देते हैं, उसके रिप्लाईज की बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। फिर जब ये सब कुछ हो जाता है, जो ये डॉक्यूमेंटेशन बनती है, इस डॉक्यूमेंटेशन को हम कुछ कहते हैं, दैट इज योर प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, या फिर इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कैन एनीवन टेल कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में क्या चीज बताई जाती है? क्या चीज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लिखेंगे? सर मतलब जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है उस सॉफ्टवेयर को। नहीं, हमारे पास हमने क्लाइंट से उसकी नीड पूछी, नीड से रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट में हमने उसको बता दिया कि क्या क्या मतलब करवाना है। सही है। फिर हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट। ये सारे काम जब हो जाते हैं ना आपके, आपने प्रॉपर पूरा एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम को, तो आपने एक सिस्टम तैयार किया अपनी इमेजिनेशन में। तो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली आप बताती है कि आपका प्रोग्राम क्या क्या काम करेगा। ये आप अपने क्लाइंट को पकड़ाओगे और वो अगर अप्रूव करता है,
इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, वरना आप नेक्स्ट स्टेज पे ही नहीं जाओगे। क्योंकि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली आपके जो सिस्टम है उसकी अमाउंट बताती है, आप पे इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, रनिंग कॉस्ट क्या होगी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या है, हम इसको ये कह सकते हैं कि इट लिस्ट all the objectives of the new proposed system या proposed new system जो भी है, कि आपने जो नया सिस्टम प्रपोज किया है वो क्या क्या उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या क्या काम करेगा। स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करेगा, स्टूडेंट की मतलब स्कूल अटेंडेंस, फिर क्लास अटेंडेंस ये मार्क होंगी, टीचर्स की मार्क होगी, टीचर्स का इन टाइम आउट टाइम मार्क किया जाएगा, उस हिसाब से सैलरी कैलकुलेट एंड ऑफ द मंथ करेगा, जूनियर स्टाफ का काम करेगा, और जो भी है ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मौजूद होती है। जब आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना रहे, ये बहुत जरूरी है, जब आप बना लेते हो एक बात याद है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेल्स व्हाट योर प्रोग्राम विल डू, बट ये बिल्कुल नहीं बताता कि हाउ इट विल डू, कैसे करेगा ये नहीं, करेगा क्या ये बताएगा। क्या ये डिफरेंस क्लियर है? यस सर। किसी को बेटा यस एनालिसिस सर। में मसला? अब ये सारे काम करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को इसमें दो और इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं, दैट दोज आर बेसिकली एनालिसिस के अंदर ही, एक हो जाती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन और एक आपकी आ जाती है डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो करो, बैक एंड पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। जैसे कि एटीएम मशीन के अंदर हम जाते हैं, जब एटीएम को विड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने कार्ड डाला, कार्ड में सामने स्क्रीन पे जो आया, बैक एंड पे वो कैसे कैश को काउंट करता है, कैसे कैश उसने मैनेज किया हुआ है, कैसे वो वेरीफाई कर रहा है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्लाइंट का उसको कोई काम नहीं है। तो आप सिर्फ वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो करना, हाइडिंग ऑल अनवांटेड डिटेल्स, ये एब्स्ट्रक्शन में आ जाता है। फिर फिर प्लीज किसी का माइक ऑन रह गया है तो पहले म्यूट कर लो। फिर आपके पास आ जाती है डीकम्पोजिशन। आपने अपने प्रोग्राम को बेसिकली डीकम्पोज करना होता है। अबू बकर बेटा, डीकम्पोज का मतलब क्या है? सर इसको ब्रेकडाउन कर। तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सब सिस्टम। क्यों तोड़ते हैं? ताकि सर वो ब्रेक डाउन होकर इजियर हो जाए अंडरस्टैंड करना उस प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व कर। अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये आपके पास फायदा आ जाता है कि आपको चीजों को समझने में आसानी हो जाती है, पहला फायदा। और सर इसमें वो फायदा, छोटे छोटे पार्ट्स में वो कोड सॉल्व करे प्रॉब्लम्स को। तो इजी टू मेंटेन एंड मैनेज हो जाएगा। फिर स्पीड्स अप द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे स्पीड अप हो जाता है? जहां मुझे पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाना था, अब मुझे क्या करना है, छोटे छोटे अलग अलग प्रोग्राम बनाने हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम मोहम्मद को दे दिया, एक साद को दे दिया, एक यसा को दे दिया, एक शामिद को दे दिया, एक मैं खुद बना रहा हूँ। अब अलग अलग, जैसे बिल्कुल वैसे ही अगर मैं खाने की एग्जांपल दूं, तो मेरे पास मुझे अगर बर्गर बनाना है, तो बर्गर के लिए पैटी बनाने के लिए बंदा अलग है, सही है, बन भी मैं अपने खुद बना रहा हूँ तो मैं बन बनाने के लिए एक बंदा अलग है, उसके में मुझे जो सॉसेस चाहिए सॉसेस बनाने के लिए बंदा अलग कर दिया। ये सब जब चीजें तैयार हो जाएंगी फिर इन सबको हम एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, मिला देते हैं।
तो बनाते हुए आप चीजें किसको क्या बनानी है, किस तरह अलग अलग, आप देखो मेन तो बर्गर है। मेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है? बर्गर। अब बर्गर किस किस चीज में टूट सकता है? उसमें बंस आ गए, उसमें अगर कोई मैं वेजीज यूज कर रहा हूँ वो आ गई, उसमें कोई सॉसेस आ गए, उसमें अगर कोई पैटी है तो मैंने पैटी यूज कर ली। सही। तो ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा काम करेगा, ये क्या बन गया? ये सब सिस्टम्स बन गए जिनको हम कहते हैं सब मॉड्यूल्स। ये जो अगर इस डायग्राम को मैं बॉक्सेस के तौर में ले आऊं और इनके बीच में कुछ डेटा वगैरह पास करवा दूं तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर डायग्राम बन जाती है। ये आगे हम अभी पढ़ेंगे, अब आज की क्लास में नहीं, लेकिन ये अलग से स्ट्रक्चर चार्ट का टॉपिक अलग से लिखते हैं। तो ये आपको क्या शो कर रहा है? एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ताकि एक तो मेंटेन और मैनेज करना आसान हो जाए, मैं अलग अलग बंदे अलग अलग प्रोसेस पे काम करेंगे तो स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई बन में फॉल्ट आ रहा है तो बन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वो ठीक कर लेगा। अगर मेरी पैटी के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो पैटी वाला बंदा अपना फॉल्ट देख लेगा। अगर मैं, तो ये टीम की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। तो इसमें एक फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि इंडिविजुअल मॉड्यूल कैन बी डीबग, तो आपकी डीबगिंग आसान हो जाती है। तो डीकम्पोजिशन से हमें ये फायदे हो जाते हैं कि हमारी प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, मेंटेन और मैनेज करना आसान हो जाता है, और हमारी जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं उसको डीबग किया जा सकता है, और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे आके आपका एनालिसिस खत्म होता है। आप में से कोई बता सकते हैं एनालिसिस करने के बाद मैं क्या करूंगा? सर जी बेटा बोलो। सर एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा सा बता देंगे दोबारा? बेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग ऑल दी अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग ऑल दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो यूजर के काम की है, जो सामने उसको नजर आना चाहिए, आप वो रखो, बाकी आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको छुपा दो। क्यों दिखाना है यूजर को? तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करके चीजें सामने दिखाते। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है ना, ये इसी तरह का। ओके। फिर आपके पास, जब आप ये सारा काम पूरा एनालाइज कर लेते हो, एक स्टेज कंप्लीट करने के बाद फिर आप सेकंड स्टेज पे जाते हो कि अब कि आपका डिजाइन कैसे होगा ये सारा। अब डिजाइन में क्या क्या चीज आ जाती है? डिजाइन में आपके पास ऑप्शंस आ जाते। डिजाइन में जो चीजें आपके पास होती हैं वो ये होती हैं कि आप टूल्स क्या क्या यूज करोगे, आपका इनपुट सिस्टम क्या होगा। अच्छा एक और चीज और यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। बेटा डीकम्पोजिशन किसकी बेसिस पे होता है? कि आपके सिस्टम में क्या क्या इनपुट आ रहा है, आपका सिस्टम क्या क्या चीजें प्रोसेस करेगा, आपका सिस्टम क्या क्या आउटपुट करेगा, और अगर कोई चीज सिस्टम को स्टोर करनी है तो ये डीकम्पोजिशन जो आपकी है वो इन बेसिस पे होती है। चार मेजर जो चीज है, और ये चीज आप डिस्कस करते हो किसमें? डिजाइन के अंदर। तो आपके पास क्या क्या टूल्स यूज किए जाएंगे, आप क्या डेटा इनपुट होगा, मतलब कहाँ से होगा, कैसे होगा, आप डेटा स्टोर करोगे तो कहाँ करोगे, कैसे करोगे, आपके डेटा जो प्रोसेस होगा वो कैसे किया जाएगा, और आपका डेटा जो आउटपुट होगा वो कैसे होगा। तो बेसिकली डिजाइन के अंदर आपके पास आ जाता है कि आपने क्या क्या चीजें कंसिडर की हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज कंसिडर्ड। ना डिजाइन को के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं, वो टूल्स में से आपने दो टूल्स पढ़ चुके हो। तीसरा जो अभी मैंने आपको सामने शो करा दिया था। तो टूल्स में आपके पास क्या क्या है, ऑप्शंस है। आप फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर चार्ट यूज कर रहे हो, या तो आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यूज कर रहे हो।
ये आपके टूल्स में आ जाता है कि आप कौन कौन से टूल्स यूज करोगे। फिर डेटा इनपुट किस से, कहाँ से, कैसे कैसे इनपुट आएगा, यूजर इनपुट करेगा या किसी सिस्टम में से डायरेक्ट इनपुट उठाना है या जो भी करना है। फिर आप जो डेटा स्टोर करोगे, तो डेटा किस तरह का स्टोर किया जा सकता है। डेटा आपके पास स्टोर करने के लिए या तो आप फाइल्स या डेटाबेस यूज करोगे, फ्लैट फाइल सिस्टम है या पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या तो आपके पास कोई क्लाउड से डेटा आ रहा है, या फिर आपके पास कोई सर्वर है। नाउ द सर्वर कैन बी एनी लोकल या फिर वो, तो ये सारा डिजाइन में आप इंक्लूड करते हो। अगेन वो सब किस पे डिपेंडेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, कि आपका प्रोग्राम क्या क्या करेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग एपीआईज के बारे में बात कर रहे होते हैं, सही। कुछ लोग प्रॉपर लोकल सर्वर मतलब जहां पे आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे वहीं पे उसी सिस्टम में सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, या पे कोई अलग से सिस्टम होगा। जैसे बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर लोकल सर्वर नहीं होते। बैंकिंग के अंदर आपके सेंट्रल सर्वर होते हैं हर जगह। तो मतलब एक सिस्टम डाउन हुआ तो सब डाउन हो जाएगा। फेसबुक का भी सेंट्रलाइज सर्वर है। और तो इस तरह की सारी चीजें अगेन जब एप्लीकेशन बन रही होती है उसी वक्त डिसाइड करते हो कि क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से आप फिर एपीआईज वगैरह और बाकी चीजें अपनी प्रोग्राम के मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो। ये चीज क्लियर है। यस सर। फिर जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास कस्टम प्रोग्राम्स होंगे, या तो आप सीक्वल को यूज करोगे। डिपेंड करता है अगेन जो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी उसकी बेसिस पे आप अपने प्रोसेस वाले डिजाइन को चेक करोगे कि आप क्या चीज आपके सिस्टम में डिजाइन किसका आना चाहिए। कस्टम प्रोग्राम हर प्रोसेसिंग के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम यूज करने हैं, या आप उसी को सीक्वल के थ्रू क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू चला दोगे चीजों। फिर ये सब डन करने के बाद आप अपने डिजाइन में ये चीज चेक करते हो कि आपको स्क्रीन में आउटपुट शो करवाना है या फिर आपको प्रिंटेड रिपोर्ट्स चाहिए। अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डिजाइन कि आप अपने आउटपुट को किस तरह दोगे। अगेन अगर मुझे स्क्रीन पे चाहिए तो उसके लिए अलग हो जाएगा। फिर अगर अगर प्रिंटेड रिपोर्ट्स है तो अलग से उसके लिए हार्डवेयर के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हार्डवेयर कनेक्ट करना जरूरी है नहीं, जैसे आप एटीएम मशीन के अंदर वो आपसे पूछता है, पहले नहीं पूछता था। वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको स्लिप दे दिया करता था। फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट में चेंजेस आई, सही। रिक्वायरमेंट में जब चेंज आई आपके पास कि पेपर महंगा पड़ रहा है जो भी है, तो उस हिसाब से अब क्या हो गया। अच्छा ये रिक्वायरमेंट में जो चेंज आई वो भी अगेन ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है। उस पे ये अच्छा चलो एग्जांपल याद आ गई है तो उसको डिस्कस करें। डिजाइन तक क्लियर है। किसी को कुछ बेटा एनालिसिस और डिजाइन के बारे में पूछना है। ओके। आपने सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस और डिजाइन ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट। इसके बाद तो जिंदगी आसान है। थर्ड जो स्टेज है, फिर फोर्थ स्टेज वापस थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो वहां पे भी ये मसला आता है। सबसे मुश्किल काम है एनालाइज और डिजाइन करना ही है। जब आपने एनालिसिस अच्छे से कर लिया और डिजाइन आपने कर लिया तो फिर थर्ड स्टेज आपकी आ जाती है, दैट इज कोडिंग। अभी आप लोग ए लेवल्स में हो, आपको सबसे ज्यादा मसला इस कोडिंग में लगता है। बेटा जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे सबसे आसान सर पार्ट आप इज द कोडिंग। पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं। बेटा बोलो। भाई हो सही है। जी सर। तो सबसे अभी आप लोगों को सबसे मुश्किल काम ये लगता है कोडिंग, लेकिन आगे जाओगे तो बेटा सबसे आसान काम इज द कोडिंग।
कोडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। मेन देखो, आपने यहाँ पे सारी चीजें करनी है। आपने प्रोग्राम को जितने अच्छे से एनालाइज किया होगा, फिर उस हिसाब से आपका डिजाइन क्रिएट किया गया होगा। जब डिजाइन बन गया, आपने करना कैसा है, वही ऐसे ही आपने सूडोकोड एल्गोरिथम बना दिया। अब एल्गोरिथम को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये कोडिंग जो करता है, ये करता है कौन? ये प्रोग्रामर करता है। अच्छा, प्रोग्रामर ऐसा नहीं करता कि उसको जो आती है वो कर लेगा। बेसिकली जो प्रोग्राम डिजाइन करता है ना, जो सेकंड स्टेज पे की है, सेकंड स्टेज पे ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो आपका डिजाइन पे सारा देखो, डिजाइन पे पूरा प्रोग्राम डिपेंडेंट है। आपने जिस हिसाब से डिजाइन किया, फिर आप उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे। तो कोडिंग इज द easiest part of the software development life cycle. बट जैसे ही आपने कोडिंग की, अब देखो सिंपल सी बात है, चार चीजें अलग अलग बनाई है या पांच चीजें अलग अलग बनाई है, तो आपको उनको क्या करना है? टेस्ट करना। टेस्टिंग आ जाती है। अब टेस्टिंग का पर्पस क्या है, कोई बता सकता है? सर सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर्स हम लोग फाइंड कर पाए। चेक करना अगर प्रोग्राम में बग्स हैं। सर इंश्योर बेसिकली करना कि प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या नहीं चल रहा। बेसिकली आपके प्रोग्राम में अभी मुझे किसी ने सिंटेक्स एरर का, सिंटेक्स एरर तो आपका कंपाइलर पकड़ लेता है, वो तो आगे जाने ही नहीं देता। सिंटेक्स एरर के अलावा रन टाइम एरर आपका, इसके अलावा लॉजिकल एरर्स, ये जो एरर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली आप जब टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग करते हुए आप जस्ट ये कंफर्म करते हो कि एरर्स कोई सॉफ्टवेयर में करंटली है तो नहीं। बट एक बात याद रहे कि टेस्टिंग कैन नेवर गारंटी टू फाइंड ऑल एरर्स। आप कभी भी नहीं गारंटी दे सकते कि मेरा प्रोग्राम बग फ्री है। कोई ना कोई बग रहता है, वो वक्त के साथ सामने आता है। तो इज टू डिस्कवर, यू कैन से, कोशिश हम पूरी करते हैं। एनी एरर्स प्रेजेंट इन दी सॉफ्टवेयर। अच्छा, टेस्टिंग करते कब है, ये आपके मॉडल्स पे डिपेंडेंट होता है। सही। तो मैं कुछ मॉडल्स के नाम लिख रहा हूँ, फिर मॉडल्स को मैं डिस्कस कर लूंगा। हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स हैं। एक होता है वाटरफॉल मॉडल, एक आपके पास होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच, जिसको हम रेड अप्रोच भी कहते हैं, और एक होती है आपके पास आइटरेटिव अप्रोच। ये तीन तरह के मॉडल्स हैं। वाटरफॉल मॉडल नाम से भी लगता है, खैर उसको थोड़ी बार डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग उसमें कब की जाती है? ओनली when the code is complete, sorry, when all coding is completed। अब तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, सर आप कह रहे हैं कि तीसरी स्टेज के बाद ही हम चौथी पे आते हैं। बेटा मॉडल पे डिपेंडेंट करता है। रेड अप्रोच में क्या होता है, जो टेस्टिंग है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मॉडल से पढ़ोगे तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये मैंने कहा क्या था। टेस्टिंग इज एन ऑनगोइंग। और इवन आपका आइटरेटिव में भी जो है वो ऑनगोइंग होती है, साथ साथ चल रही होती है। जबकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। टेस्टिंग इज एन ऑनगोइंग अप्रोच, ऑनगोइंग प्रोसेस आफ्टर एवरी आइटरेशन। हर आइटरेशन के बाद वापस से हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं।
तो ये तीन चीज अगर नहीं समझ आई है तो बेटा थोड़ी देर में इस क्लास का एंड तक शायद आ जाएगी, अगर ना आए तो फिर पूछ लेना। फिर यस सर। टेस्टिंग का बस अभी फिलहाल टेस्टिंग को थोड़ा और अभी डिटेल में हम जाएंगे, टेस्टिंग डिटेल में। तो बेसिकली टेस्टिंग को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस कंप्यूटर में टोटल कितने टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं। आपके पास सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर करेंगे। सिंटेक्स है, लॉजिक है, और रन टाइम। बेटा सिंटेक्स एरर तो आप सबको पता है कि आपकी जो सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या स्टेटमेंट में कोई मसला हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो सिंटेक्स एरर है। आपका जो आईडी होता है उसके पास डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग होती है जो आइडेंटिफाई कर लेती है। अच्छा, डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक लाइन लिखी, एंटर दबाया, आप नेक्स्ट लाइन पे गए तो वो पहली लाइन में अगर कोई एरर होता है तो उसको अंडरलाइन आ जाता है, साथ ही साथ कर रहा होता है। दैट इज नोन एज डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग। वो आइडेंटिफाई कर लेता है किसको? सिंटेक्स एरर को। लॉजिकल एरर क्या होते हैं? लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम एज पर योर एक्सपेक्टेशन काम नहीं कर रहा, वो आपकी ही गलती की वजह से। मतलब आपने अक्सर देखा होगा ये मेरे साथ अगर आप लोग ने वो पढ़ा है लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च के अंदर ही देखा था कि आपने जब हम एंड में कंडीशन लगाते थे अनटिल x इज इक्वल टू 10, मैं लीनियर सर्च की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो क्या होता था कि जो 10th वाला डेटा है वो सर्च नहीं हो पाता था, उस तक पहुंचता ही नहीं था हमारा प्रोग्राम। तो हम क्या करते थे, इस इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन लगाते थे ताकि 10th वाली पोजीशन को भी रीड किया जाए। तो ये लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम ठीक था लेकिन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिले। जब आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलते विच मींस के आपके कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है। मतलब मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और मैंने इनपुट a एंड b कर दिया था, अब आउटपुट c किया। a इज इक्वल्स टू 5 लिखा था और b इज इक्वल्स टू 3 लिखा था। मेरे दिमाग में था मैंने एडिशन करनी है, तो बेटा 5 प्लस 3 का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? क्या आना चाहिए था प्रोग्राम के हिसाब से? ओ, एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी? 8। बट इन रियलिटी मेरे पास क्या आएगा? 2। वाई? क्योंकि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल एरर है, तो अब मुझे उस प्रोग्राम को चला के देखना पड़ेगा। तो लॉजिकल एरर कैसे ढूंढे जाते हैं? लॉजिकल एरर ढूंढने के लिए हम डायनेमिक सॉरी हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है प्रोग्राम में जो एक स्पेसिफिक लाइन तक प्रोग्राम को रीड करके वहां तक रोक देता है, चला एग्जीक्यूट करता है, इससे आगे के प्रोग्राम को नहीं करता। मतलब सपोज मैंने 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखा था, मुझे अंदाजा है कि मेरा प्रोग्राम 700 लाइन के बाद क्रैश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है। तो मैंने क्या किया, अब मैं अगर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चलाता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, तो 1 टिल 700 तक तो मुझे पूरा चलाना है ना, क्यों मैं उसको लाइन बाय लाइन चला रहा हूँ? तो मैंने क्या किया, 700 लाइन पे एक ऐड कर दिया, क्या? ब्रेक पॉइंट। मतलब 1 से लेके 700 लाइंस एग्जीक्यूट हो गई, 700 पे जाके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। फिर ब्रेक पॉइंट के बाद इसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए मैंने यूज किया स्टेपिंग, कि अब 700 लाइन के बाद एक एक लाइन स्टार्ट कर दो, 701 702 3, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा और उस लाइन को एग्जीक्यूट होते हुए देखूंगा मैं एरर विंडो के अंदर। एरर विंडो के अंदर मेरी सारी एक्सप्रेशंस, मेरी हर वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट जो भी है, वो सारी की सारी किसमें शो हो रही होती है? एरर विंडो के अंदर। तो बेटा इन तीनों को यूज करते हुए
मैं अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकूंगा ताकि मैं अपने लॉजिकल एरर को ढूंढ सकूं। नॉर्मली हम ये तीनों चीजें डीबगिंग में यूज करते हैं ताकि हम अपने लॉजिकल एरर्स ढूंढ सकें। किसी को कोई इशू? Yes. फिर आप आ जाते हो आखिरी आपका, विच इज योर रन टाइम। रन टाइम वो होता है कि आपका प्रोग्राम चलते चलते बंद हो गया, क्रैश कर गया। कैसे क्रैश कर सकता है? सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, इनपुट ए, इनपुट बी, सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी एंड आउटपुट सी। यहाँ पे गई, मैंने ए की वैल्यू डाली 5। यहाँ पे आया, यूजर को मस्ती थी, यूजर ने जीरो एंटर कर दिया। जब वो इधर गया, 5 डिवाइडेड बाय जीरो, बेटा व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज इंफिनिटी। तो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो एरर है कंप्यूटर के लिए। जीरो से जैसे डिवाइड डिवाइड करने की अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस इज माय रन टाइम एरर, चलते हुए प्रोग्राम क्रैश हो गया। यहाँ पे मैंने कोई फाइल खोलने की कोशिश की, ओपन फाइल जो हम ऊपर लिखते हैं, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो मेरा प्रोग्राम अगेन क्रैश हो जाएगा। वजह कि आपके पास जो आपने फाइल खोलने की कोशिश की थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रोग्रामर के लिए उसका प्रोग्राम क्रैश होना सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। उस बेइज्जती से बचने के लिए, रन टाइम एरर से बचने के लिए, वी यूज एक्सेप्शनल हैंडलिंग which is a part of your A2 syllabus। ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये आपने ओ लेवल्स में ही पढ़े थे, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड अप में पढ़ा है। किसी सर को कोई इशू या? जी बेटा। सर ये जो रन टाइम एरर जो आपने बताए बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, हाँ, कह क्योंकि सकते आपने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में भी ये लिखवाया था। हो। जी जी जी, कह सकते हो। सॉफ्टवेयर में इंटरप्ट क्रिएट हुआ ना जब तक, क्योंकि उसके हिसाब से काम कर ही नहीं पाया जो काम करना चाहिए था। अब आ जाओ सबसे सरदर्द वाला पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सर पेज थोड़ा ऊपर कर दें। मैं शुगर, टेंशन नहीं लो, तुम लोगों में से और अच्छा हुआ लिखा हुआ पीडीएफ फाइल, वैसे क्या लिख लो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी एक शो करा दूंगा। मैं तुम लोग से, मैंने नोट्स ये पहले लिखे थे, तो मैं वही तुम लोग से शेयर कर दूंगा, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज है। ये वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा और जो प्रॉपर है वो भी शेयर कर दूंगा। सही है सर, लिखिए। सबसे पहले टेस्ट, अच्छा अब टेस्टिंग में भी हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक होती है प्रोग्राम को टेस्ट करना, और एक होती है पूरे सिस्टम को टेस्ट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम टेस्टिंग की। प्रोग्राम टेस्टिंग में पहला पार्ट आपके पास आ जाता है ड्राई रनिंग। ड्राई रनिंग इज एन पार्ट ऑफ अ टेस्टिंग, टाइप ऑफ अ टेस्टिंग। आप पेपर टू के शुरू से अभी जो करते हुए आ रहे हो, जिसमें मैं जितनी दफा एक एक लाइन आप लोगों को चला के चीजें समझा रहा होता हूँ, बेसिकली दैट इज अ ड्राई रनिंग। ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है। इस ड्राई रनिंग का दूसरा नाम है वॉक थ्रू, को वॉक थ्रू से भी जानते हैं, या इसको हम ट्रेसिंग से भी जानते हैं। ट्रेसिंग भी है, उसका एक और नाम है डेस्क चेक। बेसिकली होता क्या है, कोड को आप शुरू से एंड तक पढ़ते हो, एक एक लाइन को हाथ से एग्जीक्यूट करते हो, और
आप डेटा, आपने देखा होगा मैं अक्सर डेटा वैल्यूज अपनी मर्जी से इनपुट करता था, वो टेस्ट डेटा होता है आपका। तो उससे मुझे पता होता था कि मेरे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। जैसे मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करता था, तो मैंने 5, 7, 9, 3, 19, 2, सही। मैंने ये टेस्ट डेटा यूज किया बेटा, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएंगी मेरे पास। मुझे पता है मैक्सिमम पे 19 आना चाहिए और मिनिमम पे 2 आना चाहिए। तो जब मैं अपने प्रोग्राम को चला के एंड में चेक करता था, अगर मेरे पास यही आ रहा है ऑप्शन, तो उसका मतलब मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो ठीक है। तो वो ड्राई रनिंग करके तो हम चेक करते थे। तो दूसरी टेस्टिंग हो जाती है आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक बॉक्स है, कलर सेम हो गया है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है बेटा। इस बॉक्स के पीछे कुछ भी ये लिखा हुआ है या जो भी है, नजर सपोज करो कि नहीं आ रहा, हम ब्लैक कर देते हैं। ये एक ब्लैक बॉक्स है। इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? कि बेटा क्या ब्लैक कोई भी बॉक्स होता है उसके पीछे क्या है आपको नजर आ रहा होता है? यस और नो? यस। ब्लैक बॉक्स के पीछे नजर आता है तुम्हें? अरे कौन सी आंखें हैं ये, मुझे भी चाहिए। तो किसने यस बोला है? तो आपके पास बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये एक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डेटा इनपुट देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, और हम अपने आउटपुट को चेक करते हैं। हम इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे? हमने जिसमें डेटा इनपुट किया और आउटपुट को हम मॉनिटर करते हैं। इसके पीछे जो प्रोसेस वाला पार्ट है, इसमें क्या है नहीं पता। सही। हमें सिर्फ दो चीजों से कंसर्न होता है, क्या चीज अंदर जा रही है, क्या चीज आउटपुट आ रही है। कैसे आउटपुट वो कैसे आ रहा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ये आइडियली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? यूजर जब अपना प्रोग्राम उसको हैंड ओवर करते हैं तो वो करता है। या फिर जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे होते हैं, वो भी आपके प्रोग्राम की टेस्टिंग इसी तरह करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता अंदर क्या हो रहा है। कोड थोड़ी नजर आ रहा होता है। अभी यहाँ पे मेरे पास ये पेन का ये लाइन मैं बना रहा हूँ, तो लाइन आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद चली जाती है, तो मेरी पेन से ये इनपुट आया और आउटपुट सामने आपके नजर आ रहा है। ये कैसे आई, इसके पीछे प्रोग्रामिंग क्या है, कितने टाइम बाद कैसे जा रही है, ना आपको पता है ना मुझे पता। हम दोनों के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसलिए हम उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स में सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाला खेल होता है, कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन इसी के अंदर जो डिटेल्ड में चले जाते हो आप, तो वो कौन सी टेस्टिंग हो जाएगी फिर? एक ब्लैक बॉक्स है तो दूसरी कौन सी होगी? वाइट व्हाइट बॉक्स। बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपके पास बेसिकली आपका कोड एग्जामिन होता है। ये नॉर्मली डेवलपर्स करते हैं। तो कोड आपका एग्जामिन होता है और इसमें आप प्रॉपर टेस्ट केसेस बनाते हो, ताकि आप अपने प्रोग्राम के हर रूट को, मतलब जैसा आपने देखा होगा, मैंने याद करो कि इफ के जो शुरू शुरू में पढ़ाया था, जिसमें
अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो स्टार है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू 90 डाली, एक वैल्यू 92 डाली, एक वैल्यू 80 डाली। क्या ये डिफरेंट केसेस बनाए ताकि हमारे प्रोग्राम के सारे रूट को हम चेक कर सकें कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोड की एक एक लाइन को एग्जामिन किया जाता है। तो बस ये फर्क है, ब्लैक बॉक्स में कोड इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ आप इनपुट डालते हो, आउटपुट पता चल जाता है, उससे आप लाइक चीजें चेक करते हो कि आपको सही मिल रही नहीं मिल रही। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप एक एक लाइंस पढ़ के काम करते हो। चौथी आपके पास हो जाती है अल्फा, और फिफ्थ हो जाती है फॉलोड बाय अल्फा, दैट इज बीटा। अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के अंदर जो होता है, ये बेसिकली कब की जाती है, ये इन हाउस की जाती है। इन हाउस का मतलब मैंने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, सही, तो मेरे पास अब मेरी एक पूरी टीम ऑफ टेस्टर्स होगी। लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड बाय इन हाउस टीम ऑफ टेस्टर्स। मेरे पास मेरी अपनी सॉफ्टवेयर हाउस की टीम होगी टेस्टर्स की, जो उसको टेस्ट करेगी मेरे प्रोग्राम को हर तरीके से। तो वो अल्फा टेस्टिंग हो जाती है कि मेरे प्रोग्राम में कोई बग्स तो नहीं है, मेरा प्रोग्राम कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की जो इज्जत प्रॉपर स्टेट पे लगी हुई होती है कि अगर सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैश हो गया, एक सिंपल सी बात है, अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, उसमें बग्स कम से कम होंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो जिस क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट को रेफर करेगा मेरा सॉफ्टवेयर हाउस। अगर मेरे प्रोग्राम में अच्छे खासे बग्स होंगे तो वो थोड़ी बोलेगा, बोलेगा ये तो नए बंदे हैं। फिर बीटा टेस्टिंग आती है। बीटा टेस्टिंग आपने देखा होगा, अक्सर आपको बेटा वर्जन नजर आते हैं, ऐसा ही होता है। देखें कभी बीटा वर्जन जो आपके यस पास आ रहे सर। होते हैं, ये यस सर। बीटा वर्जन फाइनल क्या टेस्टिंग होते हैं? स्टेज होती है। फाइनल टेस्टिंग स्टेज होती है ये। बेसिकली कभी कभार तो पब्लिक के लिए कर दी जाती है, कभी कभार कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दी जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं इसको गाड़ियों से एग्जांपल दूं, तो जब गाड़ी एक कंपनी ने बनाई, तो वो अपने हिसाब से जो उसकी टीम ऑफ टेस्टिंग होती है, जो उसकी सेफ्टी टीम होती है, वो उसको टेस्ट अपने पास कर रही है, तो वो अल्फा टेस्टिंग में आ जाती है। ये गाड़ी को क्रैश करके चेक करते हैं, या फोन जब आते हैं, तो फोन का आपने देखा होगा अक्सर वो यूट्यूब पे क्रैश वगैरह सब कुछ करके अपनी, देखो एक तो खुद कंपनी ने अपना चेक कर लिया, फिर आपने देखा होगा कि वो रिव्यूज के लिए कुछ लोगों को पहले ही फोन दे देते हैं। फोन रिलीज नहीं हुआ होता, उससे पहले ही उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस की स्पीड की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आ जाती है। मतलब वो बीटा टेस्टिंग कंपनी यूट्यूबर्स को, कुछ जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं उनको फोन फ्री में गिफ्ट करती है, ताकि वो फोन को प्रॉपर टेस्ट कर सकें, अगर उसमें कोई मसला है तो पहले ही बता दें। इसी तरह गाड़ी भी अपने सर जब ऐसी कौन कंपनी, कौन सी कंपनीज हैं? क्या चीज? ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं हर जो कंपनी, बीटा टेस्टिंग फोन के आती हैं? बीटा टेस्टिंग तकरीबन हर कंपनी करती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल को देती है। आपने देखा होगा, आप फोन रिलीज होने से पहले आपने देखा होगा टेक रडार है, और कुछ दो तीन आपने देखा होगा, उनके पास अभी फोन रिलीज भी नहीं हुआ, उनके पास पूरा फोन के सारे लीक फीचर्स आ रहे होते हैं, ओके। और वो बता रहे होते हैं कि कितनी स्पीड है, क्या है, सारी परफॉर्मेंस रिव्यू वगैरह, वो सब कुछ कंपैरिजन करके बैठे हुए होते हैं। तो वो बेसिकली बीटा टेस्टिंग होती है। या आप गाड़ियों की अगर बात करें, तो जैसे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन बाहर कोई भी गाड़ी रिलीज होने से पहले गाड़ी को कंपनी ने इन हाउस टेस्ट कर लिया, सही है, वो अपनी तरफ से सारी चीजें सेट करने के बाद फिर उस गाड़ी को कुछ उस सिटी या स्पेसिफिक सिटी में या कुछ एरियाज के अंदर कुछ जो लोग होते हैं, उन्हें ये गाड़ियां दी जाती हैं, ताकि वो एक नॉर्मल रूटीन में उसको चला के चेक कर सकें। वो चलाने के बाद पता चलता है कि आपकी गाड़ी उस नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्टेबल है या नहीं है, तो ये सारी बीटा टेस्टिंग में आ जाती है। बीटा टेस्टिंग आपके पास बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स को दिया जाता है फॉर फीडबैक।
हम लिख सकते हैं टेस्टेड बाय पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर फीडबैक। फिर आफ्टर बीटा आखिरी है टेस्टिंग की टाइप नहीं, प्रोग्राम टेस्टिंग की जो टाइप है आखिरी, दैट इज स्टब टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स वाइट अल्फा बीटा स्टब, या स्टब में क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है? सर छोटे मोटे चेक करना। इंडिविजुअल प्रोसीजर्स आर टेस्टेड। जब आप मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हो, मॉड्यूलर अप्रोच क्या है? जब मैं डीकम्पोजिशन कहता हूँ, डीकम्पोजिशन के बहुत सारे नाम है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी डीकम्पोजिशन को कहते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच भी बेसिकली डीकम्पोजिशन को ही कहते हैं। तो जब आप डीकम्पोजिशन यूज करते हो, मतलब मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर, तो आप अपने टेस्ट को, मतलब प्रोसीजर्स को, या इंडिविजुअल प्रोसीजर्स को जो टेस्ट करते हैं बिफोर राइटिंग द कंप्लीट कोड। मैंने जैसे वही बर्गर वाले एग्जांपल दी, मैंने बन बनाया, बन को टेस्ट किया अलग, बर्गर अभी बना के मैंने नहीं दिया, पूरा कंप्लीट बर्गर नहीं बनाया था, पैटी को अलग टेस्ट किया, बर्गर को अलग टेस्ट किया, सॉसेस अलग टेस्ट की। तो इंडिविजुअल जो चीजें हैं, जब आप इंडिविजुअल प्रोसीजर्स को टेस्ट करते हो तो दैट टेस्टिंग इज नोन एज स्टेप टेस्टिंग। जब ये सारी टेस्टिंग हो जाती है, फिर आप आ जाते हो अपने सिस्टम की तरफ। ऐसी बात है, सारे छोटे छोटे जब प्रोसीजर्स को मिलाओगे, देखो प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता सिस्टम, सिस्टम इज डिफरेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो जब आपने प्रोग्राम्स को चेक कर लिया, हर प्रोग्राम इंडिविजुअली सही काम कर रहा है, तो फिर आप आ जाते हो सिस्टम की टेस्टिंग पे। सिस्टम की टेस्टिंग क्या कहती है? सिस्टम की टेस्टिंग कहती है कि आप इसमें दो चीजें चेक करते हो, एक होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दूसरी होती है एक्सेप्टेंस। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपके पास बेसिकली ये चेक किया जाता है कि जब आपने सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, 3 4 5, तो आपने सारे प्रोग्राम को जब एक साथ मिलाया, तब वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि बेसिकली ऑल द मॉड्यूल्स आर वर्किंग एफिशिएंटली या इफेक्टिवली टुगेदर और नॉट। एक कभी कभार होता है चीजें मिलाने में एरर्स आ जाते हैं। फिर आखिरी एक्सेप्टेंस आपको बताती है, ये फाइनल टेस्टिंग होती है मेरे अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। कस्टमर को चेक करवाते हैं आप, मैंने कस्टमर क्लाइंट को बुलाया, मैंने क्लाइंट को अपने ही कंप्यूटर पे बिठाया, मैंने कहा ये आपका प्रोग्राम है, आप देख लें। क्लाइंट ने उसमें अपने हिसाब से देखा कि उसके सारे फीचर्स हैं, उसने डेटा इनपुट किया, उसको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, उसने सब कुछ चीजें चेक की। चेक करने के बाद कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया। अब वो क्लाइंट की जिम्मेदारी है, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिरी जो क्लाइंट टेस्ट करता है आपके इन हाउस आके सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, या तो क्लाइंट बोलेगा कि इस प्रोग्राम में ये गड़बड़ है, मैंने तो ऐसे कहा था, वो फिर आप उसको कहाँ से पकड़ोगे? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन से पकड़ोगे। ठीक है, तो एक सर दफा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक में। और दफा बता दें। सॉरी बेटा। इंटीग्रेशन सर एक और दफा बता दें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में it checks that all the modules are working effectively together। मैं गाड़ी बना रहा हूँ, मैंने गाड़ी में बिल्ड दरवाजा, अपनी चीजेस जो है गाड़ी के चीजेस की क्वालिटी बना अच्छी रखी, सही है। अब दरवाजों की क्वालिटी भी अच्छी रख ली, लेकिन टायर्स भी अच्छे रखे थे, लेकिन जब उन सबको मिलाया टायर्स उस बॉडी वेट को उठा ही नहीं पा रहे। या मेरा इंजन बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने जिस हिसाब से अपनी बॉडी बनाई है,
इंजन उस बॉडी को उठा ही नहीं पा रहा, लोड बहुत आ रहा है इंजन पे। तो वो इंटीग्रेशन जब मैं सबको मिलाऊंगा तो फिर मिला के भी तो टेस्ट किया जाएगा ना। इंजन को अलग से मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा था खाली बगैर गाड़ी के, फिर इसको जब तक कंप्लीट कंबाइन नहीं करोगे सारे प्रोग्राम्स को, तब तक जैसे कुछ खाने होते हैं जो इंडिविजुअली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको किसी चीज से मिला के खाओ तो नहीं अच्छा लगेगा। तो चीजों को मिला के एक बार टेस्ट किया जाता है कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। वो इंटीग्रेशन में आ जाता है, इंटीग्रेट करना, मिलाना चीजों को और फिर टेस्ट करना। क्लियर है? जी सर। Yes. आखिरी स्टेज बेटा, ये पूरा टेस्टिंग था, सही है। चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है? ओ लेवल्स में इसका सिर्फ नाम पढ़ता है, डिटेल में नहीं है। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। क्यों जरूरी है मेंटेनेंस? क्योंकि वो कंपनी की नीड अपडेट हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट। बेसिकली डिप्लॉयमेंट, देखो हर किसी भी चीज को, इवन हम एज अ इंसान के तौर पे भी हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। आप अगर 2-3 महीने तक बाल नहीं कटवाओ तो कैसे लगोगे? मेंटेनेंस जरूरी है। नाखून नहीं काटो कैसे लगोगे? मेंटेनेंस जरूरी है। कपड़े नहीं धो कैसे लगोगे? अजीब से। जो नहीं कर रहे होते ये सब, वो आपको रोड पे अलग से नजर आ रहे होते हैं, जिसको हम आईएसआई के एजेंट बना देते हैं। तो मेंटेनेंस हर चीज की, मैंने बिल्डिंग बनाई है, मुझे उस बिल्डिंग की भी मेंटेनेंस करनी है। नहीं करूंगा तो बिल्डिंग का हाल बुरा हो जाता है। गाड़ी ली है, गाड़ी को भी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करूंगा तो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी, अजीब सी चीज सामने रहेगी। दुनिया में हर चीज को मेंटेनेंस की जरूरत है। अब मेंटेनेंस आती कब है? जब ये सब चीजें डिप्लॉय हो जाती, बन गई, कंप्लीट रेडी हो गई, फिर आपका मेंटेनेंस टेक प्लेस। तो आपके पास तीन तरह की मेंटेनेंस होती है। यहाँ पे भी मेंटेनेंस की टाइप्स हैं। एक होती है करेक्टिव। करेक्टिव का मतलब क्या हुआ? करेक्टिव मेंटेनेंस ऐसे होती है जैसे मैंने प्रोग्राम बना के बिल्कुल रेडी कर दिया, लेकिन प्रोग्राम के अंदर कोई कह सकते हैं कि बग मिल गया जो मुझे शुरू में नहीं मिला था, या फिर मेरे पास मेरे क्लाइंट की जो नीड है उसके अंदर कोई एडिशनल चेंज आ गया। जैसे मैंने एटीएम की मशीन आपको कहा था, एटीएम की मशीन पहले आपसे वो स्लिप का नहीं पूछती थी, वो आपको प्रिंट करके दे देती थी, लेकिन पेपर महंगा होने की वजह से वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो पैसे चार्ज करने की वजह से वो आपसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू प्रिंट दैट और नॉट। तो मतलब अब बैंक की रिक्वायरमेंट में चेंज आया तो मशीन का सॉफ्टवेयर में चेंज आएगा। जब भी यूजर की रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा, अब एडिशनल हो गई ना, तो मुझे उस वक्त करेक्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी कि उस सॉफ्टवेयर को उस हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव में क्या होता है? आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है मैंने फजूल के अंदर 3-4 चीजें ऐसी आइट्रेशंस लगाई हुई थी, या कोई भी और काम हो किया हुआ था जिसकी जरूरत नहीं थी। वक्त के साथ चलता रहा तो मुझे समझ आया ये प्रोग्राम का रिस्पॉन्स स्लो था। जैसे मैंने अभी बीच में कुछ टाइम पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी। मैंने मोबाइल पे कभी डेवलपमेंट पे इतना काम नहीं किया, सो इट वाज जस्ट माई यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। यूनिवर्सिटी के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने एक एप्लीकेशन जो बनाई, वो एज अ कंप्यूटर के तौर पे मैंने सारी चीजें उस पर रखी कि 5 MB की वीडियो फाइल, 10 MB, 50 MB की वीडियो फाइल मैं उसमें डाल रहा हूँ। जब मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया तो ही टोल्ड मी कि बेटा एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबाइल में डेटा कम यूज होता है, मोबाइल की डेटा की जो इंटरनेट स्पीड होती है वो कंजप्शन कम है एज कम्पेयर टू योर कंप्यूटर। तो जब ये 50-50 MB, 100-100 MB की आप वीडियोज उस पर डालोगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे,
तो वो टाइम लेगी। तो उसको ऑप्टिमाइज करो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, ताकि अपलोड और डाउनलोड दोनों चीजें फास्ट हो जाए यूजर के लिए भी। तो दैट, अब मैं जब उसको ऑप्टिमाइज करूंगा तो दैट इज माई परफेक्टिव इन मेंटेनेंस। मेरी एप्लीकेशन ठीक है लेकिन मैं उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा रहा हूँ। लास्ट आपके पास आ जाती है एडेप्टिव। एडेप्टिव क्या होगी? चेंजेस डन या चेंजेस नीडेड to the changing needs of the system। मैं अपने सिस्टम जो ओरिजिनली जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, उसके अलावा अब मेरे सिस्टम में बहुत सारी चीजें और आती जा रही हैं, तो मुझे फिर उसके हिसाब से एडेप्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई थी ग्राउंड +2 की, एक छोटा सा प्लॉट था जिसमें ग्राउंड +2 मैंने बनाया, तो मैंने उसमें स्टेयर्स रखी हैं, या दैट्स फाइन। लेकिन अब मैं अपनी जब ग्राउंड +2 में स्टेयर्स ऊपर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अब इस ग्राउंड +2 की बिल्डिंग को 10th फ्लोर, 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, 10 फ्लोर, 8 फ्लोर और ऐड कर रहा हूँ, तो बेटा 10th फ्लोर वाला तो स्टेयर यूज नहीं करेगा ना। तो उसके लिए मुझे अडेप्टिव क्या करना पड़ेगा, मुझे लिफ्ट को लगाना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग कि आप अपनी सिस्टम जिस चीज के लिए बनाया गया था, अब उसकी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हमें उस हिसाब से अपने सिस्टम में चेंजेस लानी पड़ती हैं। दैट इज नोन एज एडेप्टिव मेंटेनेंस। अब बेटा डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स है मेरे पास, वाटर है, रैपिड एप्लीकेशन है जो रेड है, और आइटरेटिव है। इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में पूछता है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला या कुछ पूछना है? नहीं मैं जो सर। आपसे कह रहा था कि नोट्स का, तो मैं आपको उसको खैर शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार शो भी कर देता हूँ। सर आपने बताया था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेप्स का नहीं बताता ना। हाँ, वो ये नहीं बताता कि प्रोग्राम कैसे किया, कैसे बनेगा, वो ये बताता है प्रोग्राम करेगा क्या। तो ये नोट्स हैं, ये मैं तुम से शेयर कर देता हूँ जो प्रॉपर लिखे हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स है उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, वहां मैंने समझा दी ये चीजें, वो है जो तुम लोग को पता है। वैसे जो बुकलेट है वो तुम लोग के पास, उनमें भी जो मैंने पेपर 2 की बुकलेट्स दी हैं उनमें भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये आपकी टेस्टिंग आ गई, प्रोग्राम टेस्टिंग आ गई, देन सिस्टम टेस्टिंग भी आ गई, और मेंटेनेंस आ गई। सही, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह इस क्लास को जो हम आगे हैं वो संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं एक मैसेज कर दूंगा, तो उस हिसाब से देखते हैं।